प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ें, तो उनके अंदर भी कोई एक अलग पावर या फिर कुछ ऐसा होता होगा मे बी? ने एक ढाँचा बना दिया है, एक स्टीरियोटाइप कर दिया है कि मर्द को दर्द नहीं है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बताते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो। अब इंसान उस चीज़ पे कैसे बिलीव करे कि कौन-सा सही बता रहा है या कौन सही नहीं बता रहा है? एक अच्छा वास्तु जिस समय बनाया गया, उस समय बेहतर हो सकता है। लेकिन जब हमारा डेस्टिनी पहले से ही तय है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या नहीं हो सकता है, तो कोई भी इंसान मेहनत क्यों करेगा? इन्फॉर्मेशन ओवरडोज़ हो गई। कोई एक्टर या एक्ट्रेस या फिल्मी इंडस्ट्री में कोई भी ले लीजिए, क्या वो लोग भी एस्ट्रोलॉजी या फिर इस तरफ जाते हैं? आप जिनके पास जा रहे हैं, उनसे अपने बारे में जानिए। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के आधार पे, समय के आधार पे तय कर सकते हो हेयर कट कौन-सा लेना है। हेलो, नमस्ते एंड एक बार स्वागत है आपका कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शंस के केज़ेड टॉक्स में। तो हम हर बार आपको एक डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ से नए-नए लोगों से आपको मिलवाते हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ एक बेहद ही खास शख्सियत मौजूद है, सिद्धार्थ एस कुमार जी। वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, लव एंड लाइफ कोच भी हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए, बिना किसी देरी के आपको सिद्धार्थ जी से मिलवाते हैं और उनके लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। वेलकम सिद्धार्थ जी, थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो जैसे कि शुरुआत करते हैं आपकी लाइफ की जर्नी से। बहुत लोगों ने पूछा होगा, लेकिन ऑब्वियसली शुरुआत करेंगे तो आपकी लाइफ की जर्नी की शुरुआत कैसी हुई इसमें और आपने क्या-क्या एक्सपीरियंस किया? मेरे लाइफ जर्नी की अगर हम बात करें तो मेरे जो एस्ट्रोलॉजी की जर्नी है, हुँ, वो हुँ। मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब मैंने अपनी सबसे पहली सफ़र को शुरू की 6 साल की उम्र में और लगभग 15 साल एक हाइबरनेशन में बिताया, जहाँ बगल वाले को भी पता ना हो कि मैं एस्ट्रोलॉजी में। ओह! तो ये 15 साल का वो समय था जहाँ मैंने सिर्फ़ पढ़ने और पढ़ाने में लगाया, पढ़ने, रिसर्च करने में, पढ़ाने में। 2013 में इवेंचुअली मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब ऑब्वियस सी बात है पहले फ्रेंड्स सबसे पहले वही आते हैं कि भई चलो जानते हैं, उनके रेफरल्स, फैमिली, वहाँ से फिर ज 2018 में मैंने इस जर्नी को ऑनलाइन लाने का शुरुआत की, तो अब एक समय आ गया कि जो पढ़ा, जिसको एक्सपेरिमेंट किया, अब उसको एक कदम और आगे लेके जाते हैं। तो बिल्कुल। 2018 का उसको पब्लिक में लेके आया और वहाँ से फिर जर्नी कंटिन्यू रहती गई। इसके बाहर भी मैंने लगभग 10 साल काम किया है कॉर्पोरेट में एज़ अ कंसल्टेंट, तो अच्छा, मैं स्ट्रेटजी कंसल्टेंट था, एक से एक बढ़ के कंपनियों में और वहाँ से फिर उन्हीं दोनों स्किल्स को जोड़ के आज सब कुछ है। काफ़ी इंस्पिरेशन वाली जर्नी रही है। मतलब 6 साल की उम्र से कोई अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सोच के भी बहुत अच्छा लगता है कि ओके, जहाँ लोग सोचते नहीं है कि हमें क्या करना है, वो साल में आप कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। सर, जैसे आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, लेकिन आज भी ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास मानते हैं। तो ये वाक़ई में अंधविश्वास है, नहीं है या क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जिस तरह हम सूर्य को मानते हैं या चंद्रमा को मानते हैं, हुँ, दिन और रात होती है, वैसे एस्ट्रोलॉजी। हुँ, एस्ट्रोलॉजी अपना ओरिजिन वेदों से और हमारे शास्त्रों से लेके आता है। आज तक मानव की जितनी सभ्यताएँ हुई हैं इस पृथ्वी पे, हुँ, सबकी अपनी-अपनी विधाएँ हुई हैं, हुँ, अलग-अलग नाम से। तो इसको अंधविश्वास कहना एक हद तक गलत है। हुँ, हैविंग सेड सो कि हमें इस पे ओवर डिपेंडेंट भी नहीं होना है। हमारा ओके, शास्त्र भी ये बोलता है कि जो कर्म करेगा उसको उसका फल मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी भाग्य का विज्ञान है ही नहीं, जैसा इसको बोला गया है। इट्स अ साइंस ऑफ कर्म कि जो आपने कर्म किए हैं अपने इस जन्म में या अपने पिछले जन्मों में, हुँ, उन कर्मों का जो लेखा-जोखा है, वही एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी कर्म का विज्ञान है और जब इसको इस नज़रिए से हम देखते हैं, तो इसमें अंधविश्वास की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके। जैसे अभी आपने बोला कि ये सारा कर्म का और पिछले जन्म में आपके जो कर्म होते हैं, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं इसी पे बात करूँ कि जैसे इंसान आज के जन्म में या फिर उसने पहले जन्म में क्या किया उसको तो पता नहीं है। अब कर्मा सारा होता है, लेकिन जब उसे पता ही नहीं है कि उसने क्या किया और वो आज के जन्म में भुगत रहा है, तो ये तो देखिए, ये ऐसा है इसको ऐसे सोचते हैं, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं। हुँ, हर इंसान की 2 मस्तिष्क होती है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। हुँ, उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं वो छुपा हुआ है, जो ओके। उसे आज पता नहीं हुँ, और वही पता करने का ज़रिया तो एस्ट्रोलॉजी है। तो उसको जो परिचय चाहिए, जो जानकारी चाहिए, वो एस्ट्रोलॉजी देने को तैयार है। हुँ, हुँ, तो ये एक जानने का ज़रिया है। दूसरा, ये सिर्फ़ पुराने जन्मों का कर्म नहीं है, जो आप इस जन्म में भी जो काम कर रहे हैं अपने जन्म के बाद, ये उसकी भी देख-रेख कर रहा है। और दूसरी चीज़ है, अगर हम पीछे जाके चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं, हुँ, कम से कम ये तो समझ सकते हैं कि भाई आज की तारीख में हमें और क्या बेहतर करना चाहिए।
तो ये हमें क्या, कब और कैसे तीनों में हेल्प करता है कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है, अगर हम अपने थोड़े से पीछे चलेंगे और पीछे की पीढ़ियों को देखेंगे ना, तो वो इन चीज़ों को न जानते हुए भी अपने जीवन का हिस्सा बना के बैठे हुए थे और वो उनके लिए फ़ायदेमंद था और हम उनसे दूर होते चले गए। ओके। और जैसे कि अभी साइंस की भी बात हुई, तो एस्ट्रोलॉजी को आजकल के लोग जैसे ना कि पूरा साइंस पे डिपेंडेंट है, मतलब उनको हर एक चीज़ में लॉजिक चाहिए, साइंस चाहिए। तो क्या एस्ट्रोलॉजी और साइंस दोनों में कनेक्शन है? देखिए ये बड़ा तार्किक सवाल है और बड़ा गंभीर भी है, इसको अलग तरीके से सोचते हैं। सबसे पहले साइंस क्या है? जो हम अगर भारत को देखते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से को देखते हैं ना, हुँ, तो हर समय में एक जनरेशनल गैप होता है। आज की जो पीढ़ी है, जो 2010 के बाद आई है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ओपन है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है एस्ट्रोलॉजी को एक्सेप्ट करने में। हाँ, कुछ पीढ़ियाँ ऐसी हैं, जो थोड़े अपने अनुभवों के आधार पे चीज़ों को अलग तरीके से लेती हैं। जी, तो एस्ट्रोलॉजी को 100% साइंस कहना भी गलत चलो। है। ये पैरासाइंस या इसको मेटाफिज़िक्स के रूप में समझ सकते हैं या पैरासाइकोलॉजी के रूप में समझ सकते हैं। तो ये साइंस से एक कदम आगे या एक कदम ऊपर है। जहाँ साइंस की सीमा खत्म होती है, वहाँ से एस्ट्रोलॉजी की सीमा शुरू होती है। ओके। और जैसे जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ें, तो उनके अंदर भी कोई एक अलग पावर या फिर कुछ ऐसा होता होगा मेबी? अब देखिए, नॉर्मली अगर हमें किसी के बारे में भी जानना है ना, उसे समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? हुँ, एस्ट्रोलॉजर अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, हुँ, हुँ, जो अच्छा प्रेडिक्शन कर पाते हैं, वो बिना ईश्वर की कृपा के या बिना डिवाइन ब्लेसिंग के नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली। आप जिस भी मत के हो, जिस भी धर्म को फ़ॉलो करते हो, वो उस मत के हिसाब से उस ईश्वर की कृपा को लेते हैं। जी। तो बिल्कुल और ये सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजर के अंदर ही, हुँ, हुँ, जो आम इंसान है, उसके अंदर भी एक गट फ़ील या इनर वॉइस होता है, कि मुझे ऐसा लगा। वो एक स्किल है, जिस स्किल को हमें शार्पेन करना है। जो एस्ट्रोलॉजर या ऑकल्ट एक्सपर्ट्स हैं, हुँ, हुँ, वो उस स्किल को ज़्यादा बेहतर शार्पेन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी नहीं कर सकता है, आम आदमी भी कर सकता है। आप किसी भी सक्सेसफुल बिज़नेसमैन से मिलें, किसी भी ऐसे पॉलिटिशियन से मिलें, जब सब कुछ थक जाएगा, आखिर बोलेगा, मुझे अंदर से आवाज़ आई, टिके रहना है, करना है और वो उसके साथ बने रह गए, जुड़े रह गए। तो ये इनर वॉइस सबके अंदर है, सबके पास। एस्ट्रोलॉजर को इसकी स्पेशल ज़रूरत है। तो वो इसके लिए स्पेशली मेहनत करते हैं इसको बेहतर करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब पहले किसी और फ़ील्ड में होते हैं एंड फिर अचानक से उनका कुछ चेंज होता है, देन वो इस फ़ील्ड में आते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? देखिए ये भी अच्छा तुम्हें बोला, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ़ आपको ये तय नहीं करता कि आप क्या करोगे। हाँ, एस्ट्रोलॉजी के अगर हम बेसिक माने कि आपने जब जन्म लिया, उस समय आपकी एक कुंडली है हुँ, और हर समय में आपकी एक दशा चल रही है। दशा का मतलब वो आपके समय को बताने का एक इंडिकेटर है, हुँ, एक हेल्प कर रहा है वो समझाने में। तो अगर उसको देख के जब आपकी दशाएँ बदलेंगी, तो आप बिल्कुल इंक्लाइन होंगे, परिवर्तन होगा। और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हुए हैं, हमारे इतिहास में भी और वर्तमान में भी, जो दूसरी विधाओं से एस्ट्रोलॉजी में आए हैं। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विधा है, जहाँ आप दुनिया की किसी विधा के एक्सपर्ट को ढूँढोगे, चाहे साइंटिस्ट ढूँढो, चाहे जर्नलिस्ट ढूँढो, चाहे डॉक्टर्स ढूँढो, सारे मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी में। जी, मतलब ऐसे एक्स डॉक्टर्स भी हैं जो बाद में एस्ट्रोलॉजी में हैं, ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं, जजेस भी हैं। तो ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं है जिसका आपको एक दूसरा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजी हर एक्सपर्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और ये फैसला उनकी दशाएँ करती हैं, जब उनके उनके कुंडली के हिसाब से या उनके समय के हिसाब से वैसी दशाएँ आती हैं, हुँ, जो उनको हुँ, इधर लेके आती है, तो बिल्कुल लेके आती है। और अगर दूर भी नहीं जाता, मैं खुद का अपना अनुभव बात करूँ, जी, तो मैं अपनी जर्नी 6 साल की उम्र में शुरू किया। इसको हमेशा सीक्रेट रखा और अच्छा, था कि भाई इसको सीक्रेट ही रखना है, क्यों लाना है, ठीक है, स्किल है, अच्छी होनी चाहिए। 2013 में अपने कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैंने 10 साल लगभग कॉर्पोरेट में जॉब किया है। जब 18 में मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया ना, वहाँ भी था, चलो फ्रेंड्स को बताएँगे, नोन लोगों को बताएँगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं आएँगे। बट वहाँ दशाएँ बदली और जी, शायद ये कैलकुलेटेड भी था कि उस समय की जो दशाएँ थी, वो मुझे लेके आएँगी। तो ऐसा नहीं, आज की तारीख में भी हम बात करें, जो हमारा भारत का परिवेश है या दुनिया का परिवेश है, हुँ, हुँ, जहाँ वो एस्ट्रोलॉजर जो पब्लिक लाइफ में है, उसमें से एक बहुत बड़ा तबका है, जो पहले किसी दूसरे प्रोफ़ेशन में थे और वहाँ से इस प्रोफ़ेशन में हैं। और उनकी समय गति ने इनफैक्ट मतलब सीनियर आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स वैसे भी रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में बाद में आए हैं। मतलब यही मेरा एक सवाल, मतलब यही था कि लोग अचानक से अपना पूरा फ़ील्ड चेंज कर देते हैं, कि बहुत बड़ी बात है ये कि अपना पूरा फ़ील्ड चेंज कर देना। पर अभी ना आपने बहुत बार ऐसे ही जन्म कुंडली, कुंडली की मतलब बात करी। तो मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगी कि क्या एस्ट्रोलॉजी में
कुंडली बहुत ज़्यादा मैटर करती है? देखिए एस्ट्रोलॉजी बिना कुंडली के डिफाइंड ही नहीं है। हुँ, इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। जन्म कुंडली है क्या? सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। हुँ, जिस समय किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, उस समय, उस स्थान पर जो ग्रहों की स्थिति है, हुँ, उसका हमने एक फ़ोटोकॉपी ले लिया और वो फ़ोटोकॉपी ताउम्र उसके साथ रहेगा। या एक हमने एक पिक्चर ले लिया, स्नैप ले लिया, एक अच्छे मेमोरी के रूप में, एक अच्छे यादगार के रूप में आपके पास वो आ गया। लेकिन हर समय के आधार पे, हर साल उसके जन्म के समय से उसके बर्थडे के आस-पास उसकी एक नई कुंडली का निर्माण होगा, जिसको हम वर्षफल कुंडली कहते हैं, जो 1 साल तक उस पे हावी रहेगी। उसके बाद दशाएँ होती हैं, जो अलग-अलग समय पे उस व्यक्ति के बारे में हमें अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताएगा। तो बिल्कुल जन्म कुंडली उसके जीवन का एक हिस्सा है। हुँ। उसके जीवन को डिफ़ाइन करने का एक पैरामीटर है, जिसके हिसाब से चीज़ें तय होंगी। और अगर जैसे बाय चांस कभी ऐसा होता है ना कि किसी को अपना जन्म मतलब टाइम पता नहीं होता है या करेक्ट डेट मतलब डेट तो नहीं लेकिन दिन का पता नहीं होता है और जन्म कुंडली में ये चीज़ माँगी जाती है, तो वो फिर क्या करे? अब देखिए यहाँ पे 2-3 रास्ते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए क्या? अगर आपका मंज़िल है, ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपने जीवन को बेहतर करना है, हुँ, तो आपको बहुत सारी ऐसी विधाएँ हैं, जिसको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे टैरो, टैरो को ज़रूरत नहीं है, टैरो बिना उसके भी आंसर कर सकता है। हुँ, अगर हम ज्योतिष के अंदर भी आएँ, तो प्रश्न कुंडली माध्यम है। प्रश्न कुंडली का मतलब कि जिस समय आपसे सवाल पूछा गया, उस समय की कुंडली बनाकर आपके सवालों का आंसर किया जाए। तीसरा तरीका हो सकता है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र जिसको आज की भाषा में लोग बॉडी, फेस लैंग्वेज रीडिंग कहते हैं। हुँ, तो आपके चेहरे के आधार पे, आपकी आवाज़ के आधार पे, आपके शरीर के आधार पे, आपके हाथों के आधार पे भी आपके बारे में बताया जा सकता है और सब कुछ बताया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए आंसर चाहिए के लिए सिर्फ़ टाइम ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ चाहिए ही चाहिए। उसकी ऐसी विधाएँ हैं जो कर सकती है। इनफैक्ट मतलब न्यूमरोलॉजी की बात करें तो वहाँ सिर्फ़ नाम के आधार पे भी सब कुछ बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया कि वहाँ जहाँ मुझे मेरे बारे में जानना है। हुँ, और बहुत सारे लोगों का होता है कि नहीं, मुझे तो भई मुझे अपना टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अगर आपकी मंज़िल वो है कि मुझे मेरी जानकारी पता करनी है, तो भी एस्ट्रोलॉजी में प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कि आपने जो जीवन जिया, उस जीवन के आधार पे मैं आपके लाइफ़ इवेंट्स को बैक ट्रैक करूँ, कि भई आपका जन्म अगर इस समय होता तो क्या होता? थोड़ा समय कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, बट आपके सही समय तक एज़ एक्यूरेट अप टू सेकंड तक पहुँचा जा सकता है। हाँ, बस इस पहुँचने की कला में, इस पहुँचने की विधा में समय जाएगा, बट हो सकता है। दोनों ही रास्ते हैं। आपको अपनी फ्यूचर को जानना है या टाइम ऑफ बर्थ को जानना है, वो आपको डिसाइड करना है। ओके मतलब ये काफ़ी अच्छा आपने बताया क्योंकि काफ़ी लोग ना इस चीज़ के लिए कि कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें हमारा करेक्ट टाइम नहीं पता है, दिन नहीं पता है, तो कैसे हम अपना जन्म कुंडली बनवाएँ या कुछ भी। तो जैसे हम लोग कुंडली की बात कर रहे हैं, अब थोड़ा-सा जैसे आप रिलेशनशिप कोच भी हैं, लव कोच भी हैं, तो अगर हम उस तरफ जाएँ, तो कुंडली जो है एक रिश्ते के लिए बहुत मैटर करती है और कई बार ना ऐसा होता है कि कहते हैं 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, तब भी वो रिश्ता टिकता नहीं है, ऐसा क्यों? इस पे आप क्या कहोगे? 2-3 चीज़ें। सबसे पहली बात कभी-कभी कुछ चीज़ें पॉपुलर हो जाती हैं, हुँ, बट हर पॉपुलर चीज़ सही हो, ज़रूरी नहीं है। ओके, जो 36 के 36 गुण मिलने की बात है ना, ये गुण मिलान या इसको एक और बेहतर नाम दूँ तो अष्टकूट गुण मिलान, ज्योतिष में 2 व्यक्तियों के रिलेशनशिप को तय करने का एकमात्र रास्ता नहीं है। ये छोटा-सा हिस्सा है। शायद हमने एक बड़े से हिस्से के एक छोटे से हिस्से को ले लिया, उस पे हम फैसले ले रहे हैं। हुँ, फैसले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनको करना आसान है। सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, आप खुद भी कर सकते हो। बट जो कुंडली मिलान है वो कहीं इससे ज़्यादा बड़ा है। गुण मिलान उस कुंडली मिलान का एक छोटा-सा प्रक्रिया है, छोटा-सा हिस्सा है। हुँ, कुंडली मिलान की जब मैं बात करता हूँ तो आपके लग्न हो गए, आपके पंचम भाव के स्वामी हो गए, सप्तम भाव के स्वामी हो गए और बाकी भी भाव के स्वामी हो गए, तो पूरी की पूरी कुंडली के जो 12 भाव हैं, उनका 2 व्यक्तियों के साथ मिलाना ज़रूरी है, जो गुण मिलान से कहीं ज़्यादा बड़ा है और कहीं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव। दूसरा, इसके बाद भी आपको रियल लाइफ़ में काम करना पड़ेगा। यहाँ रियल लाइफ में काम करने का मतलब है कि आपको एक-दूसरे के साथ मिलके अपना एक लव लैंग्वेज क्रिएट करना पड़ेगा, जो हर कपल के लिए डिफरेंट होता है। हमारी ज़िंदगी वैसे नहीं चलेगी जैसे वो रील्स पे दिखती है या फ़िल्मों में दिखती है। हमारी ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा अलग होती है और हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ हम ही एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं। तो हमें उसे हम जब किसी को कॉपी करने लगते हैं तो दिक्कत होती है। तो यहाँ हमें कुंडली को साथ रखते-रखते अपने जीवन के रास्तों को भी ध्यान रखना है। एक-दूसरे का समय देना हो, एक-दूसरे से बातें करना हो और एक ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो अक्सर रिश्तों में कहीं न कहीं खो जाता है एक समय के बाद।
तीसरी चीज़, इतना सब कुछ भी कर लिया, आप शादी कर कब रहे हैं? शादी का मुहूर्त, शादी कहाँ कर रहे हैं? किस अच्छा, तिथि को कर रहे हैं? इन सब चीज़ों का भी अपना रोल है, अपना सिग्निफिकेंस है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे आपने 3 पॉइंट मुझे बताए, अब उसमें से अगर मैं 1 पॉइंट पे जाऊँ, आपने बोला टाइम वाली बात कि टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है और लेकिन आजकल का जो समय चल रहा है रिलेशनशिप में, लोगों को टाइम देना ही तो मुश्किल हो गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि टाइम देना मुश्किल हो गया है। जब हम किसी चीज़ को प्रायोरिटी बनाते हैं, तो हुँ, समय निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे बस एक खुद को प्रायोरिटी करने की ज़रूरत है और अगर फिर भी आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ आपको कोई रास्ता ना मिले, तो आप किसी एक्सपर्ट से जाके सलाह लें। एज़ अ कपल आप एक्सपर्ट के पास जाएँ, बहुत सारे रिलेशनशिप कोच हैं, किसी के पास भी जाएँ, उनसे सलाह लें, वो आपका मार्गदर्शन कर पाएगा कि आप समय कैसे निकाल पाएँगे। क्योंकि एट द एंड है तो 24 घंटे ही और हर काम ज़रूरी है। जब हर काम ज़रूरी है, तो हमें उसको प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। तब वहाँ हम समय निकाल भी पाएँगे। और सर जैसे ना आजकल एक होता है कि वन साइडेड लव वाला चीज़, लोग एक तरफ़ा प्यार में पड़ जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई केस अभी तक आपके पास कोई ऐसा आया जिसमें थोड़ा-सा ये इंटरेस्टिंग लगता है कि वन साइडेड लव वाला कोई ऐसा कि भाई मुझे तो वो चाहिए चाहिए वाला, देखिए ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कोई ऐसा एक जो अभी तक आपकी लाइफ़ में रहा ऐसे हो? केसेस की कमी नहीं होती मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चाहिए होता है बट ऐसे केसेस को पर्सनली मैं लेता नहीं हुँ, हुँ। क्योंकि वहाँ जो उनका ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को मैं एज अ प्रोफेशन नहीं एक्सेप्ट करता। इसकी वजह ये है कि हर इंसान का अपना एक एक्सपर्टाइज एरिया होता है, हर इंसान का अपना एक काम करने का तरीका होता है कि मुझे क्या करना है और वो लगता है वो बहुत ज़रूरी है। रहा सवाल वन साइडेड अफेयर का, ये एक बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो आप चाह रहे हो या जो आप ऑब्जेक्टिवली पहुँचना चाह रहे हो, क्या वो संभव है? हाँ, अगर दोनों सहमत हैं, उसके बाद कोई बाधाएँ आ रही हैं, चाहे पेरेंट्स की तरफ से या किसी भी तरफ से, हुँ, हुँ। वहाँ डेफ़िनिटली हेल्प की जा सकती है ताकि उनका वो विश पूरा हो। ओह! लेकिन जहाँ पे एक चाह रहा है और दूसरा नहीं चाह रहा है, वहाँ पे मुझे लगता है कि शायद इन्वॉल्व होना मेरे पार्ट पे अगर एथिकली गलत नहीं है, तो मोरली तो पक्का गलत है। तो इसलिए मैं थोड़ा पर्सनली दूर रहता हूँ। सर बिल्कुल दूर। और जैसे कि अभी ना 1-2 केसेज़ भी चल रहे हैं हमारे इस टाइम पे और कि इसमें ना मेल भी काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों से परेशान है अपनी अ, वाइफ़ से, अपने पार्टनर से या जो भी कह लीजिए कि रिलेशनशिप को लेके वो मैरिड हैं, लेकिन तब भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, झेल रहे हैं। तो उन पे आप क्या कहोगे? उनको लेके क्या आप बताओगे? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है ना हमारा जो सामाजिक परिवेश रहा है, हुँ, यहाँ शायद हमने एक ढाँचा बना दिया है, एक स्टीरियोटाइप कर दिया है कि मर्द को दर्द नहीं होता। ये फ़िल्मों में तो अच्छा लगता है डायलॉग के रूप में, हुँ, हुँ, बट हकीकत ऐसा नहीं है। हुँ। आज की तारीख में मेल हो या फीमेल, बस सबको गलत होता है। कोई भी हो सकता है। दर्द सबको होता है। तो हमें किसी भी केस को या किसी भी इस तरह की घटना को इस चश्मे से नहीं देखना है कि वो मेल है तो सही ही है या वो मेल है तो गलत ही है। हुँ, हुँ, तो हमें इस नज़रिए से देखना है कि मेल या फीमेल कोई भी गलत हो सकता है। रहा सवाल ज्योतिष की नज़र से, अगर हम सही तरीके से कुंडली मिलान करें, सही समय का चुनाव करें, तो डेफ़िनिटली इसको हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। प्रीएम्प्ट करने का मतलब हम पहले से पता कर सकते हैं कि समस्या आएगी या नहीं आएगी और अगर आने की संभावनाएँ हैं भी 0.1% तो कैसे उसको दूर किया जा सकता है। हुँ, देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसको मैं हमेशा अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में रखता हूँ कि आप पहले से पता कर सकते हो क्या है। अगर मुझे पता है कि समस्याएँ आ सकती हैं, तो मैं पहले से उस हिसाब से खुद को तैयार करूँ, खुद को प्लान करूँ, ताकि मैं उन समस्याओं से दूर कर सकूँ, खुद को या बचा सकूँ। एक और चीज़ है यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी है, आप मेल हों या फीमेल, कभी भी ऐसी स्थिति आए, तो कभी भी उसको अपने तक ना रखें। क्योंकि आप अपने तक रखेंगे, तो हमेशा जो आपका मानसिक हेल्थ है या जो इमोशनल हेल्थ है, वो सफ़र करेगी। तो आप किसी नोन, किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर से बात करें। जितना खुलकर आप बात करेंगे, उतना आप हल्का भी महसूस करेंगे और आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अगर आपकी लाइफ़ में ऐसा कोई भी नहीं, हुँ, तो आज की तारीख में तकनीक के माध्यम से बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, कोचेज़ हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, आप किसी से भी संपर्क करें। एक बुरे रिलेशनशिप में मेंटल और इमोशनल हेल्थ सैक्रिफाइस करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप एक सही सलाह लें और अपने इस जीवन को बेहतर करें। सर अभी जैसे हम इतनी सारी बातें कर रहे थे और डेस्टिनी काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं कि डेस्टिनी पहले से ही डिसाइडेड होती है और आपने अभी बताया भी कि एस्ट्रोलॉजी से हम पता कर सकते हैं कि आगे हमारा क्या होने वाला है। लेकिन जब हमारा
डेस्टिनी पहले से ही तय है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या नहीं हो सकता है, तो कोई भी इंसान मेहनत क्यों करेगा? सही बात। मतलब क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा जब सब कुछ पहले से ही तय है, तो क्या कहेंगे? चलिए, ये बड़ा गंभीर सवाल है, इसको गंभीर तरीके से आंसर करते हैं। 2-3 चीज़ें। सबसे पहली बात, इसको ऐसे देखिए कि हमारे सामने आपका जो फ़ेवरेट डिश है वो रख दिया जाए और आपकी ज़ुबान पर मैं टेप लगा दूँ और हाथों को बाँध दूँ, क्या होगा? कुछ नहीं। आपके सामने होकर भी आपके पास नहीं आएगा। एस्ट्रोलॉजी में जो हमारे कुंडली में है, उसे पाने के लिए भी हमें मेहनत करनी है और यही हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि हम जब तक उसके लिए उद्यम ना करें, परिश्रम ना करें, वो हमारे पास नहीं आने वाला है। उसे आने के लिए हमें मेहनत है। दूसरी दूसरी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है डेस्टिनी, हुँ, दूसरी होती है फ्री विल। अब ये जो फ्री विल है वो हमारे हाथ में है। तो अगर इसको फ्री विल को देखें तो कर्मों के ज़रिए भी समझ सकते हैं। तो हमारे जीवन में हम अपने बर्थ से लेके डेथ तक जो कुछ भी करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी क्षमताएँ होती हैं, जो बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे इतिहास में भी जाएँ, तो ऋषि मार्कंडेय की अगर जीवन को देखते हैं, तो उन्होंने भी अपने उद्यम से, अपनी मेहनत से चीज़ों को बदला। मैं मानता हूँ कि उनका जो समय था वो अलग था, आज का समय बहुत अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारी ज़िंदगी एक लैब मैनुअल की तरह है, जहाँ पे बहुत सारे खाली जगह दिए गए हैं, उसको फिल करने की। अगर आपने उसको फिल नहीं किया या समय से रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो प्रकृति और नियति उसको अपने तरीके से भर लेगी। यूँ कहूँ, अगर थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हुए बात करें, तो दुनिया की जो 80% आबादी है, ठीक है। वो खुद को आध्यात्मिक तौर पे इतना कमज़ोर कर चुकी है कि वो इन फ्री विल्स को यूज़ नहीं कर पाती। लेकिन जो 20% आबादी है, जिसमें आप दुनिया के टॉप बिलियनेयर्स, बिज़नेसमैन्स, पॉलिटिशियंस, जो भी हमारे समाज का टॉप 1% या टॉप 5% है, हुँ, हुँ। वो खुद को आध्यात्मिक तौर पे इतना मजबूत करके रखते हैं कि वो अपने फ्री विल को एक्सप्रेस कर पाएँ। यहाँ पर अगर हम अपने थोड़ा और इतिहास में जाएँ और जीवन को जाके देखें, तो क्या कहा जाता था? भई सुबह उठिए, माता-पिता को प्रणाम करिए, जो भी बड़े-बुजुर्ग दिखे उनका आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस दिन ये नहीं खाना है, इस दिशा में नहीं जाना है। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हमारी आध्यात्मिक उन्नति के कारक, जो हमें आध्यात्मिक तौर पे या एक स्पिरिचुअल क्वोशंट के तौर पे मजबूत रखते थे। आज हम इस मजबूती से दूर हो गए। तो जो लोग आध्यात्मिक तौर पे मजबूत हैं, हुँ, हुँ। आध्यात्मिक तौर पे ईश्वर की शरण में हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने फ्री विल को यूज़ करके डेस्टिनी को बहुत हद तक बदल सकते हैं। हाँ, नहीं बदल सकते मौत को, मौत सबको आना है। आज न कल सबका आना है, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल। ओके। हैविंग सेड सो, बाकी चीज़ें हमारे कंट्रोल में ज़रूर है, जहाँ हम चीज़ों को बदल सकते हैं और हमें वहीं मेहनत करना है। एक और चीज़, सपोज़ करिए कि मुझे ₹10 का फ़ायदा होना है, तो मैं अपने मेहनत से अगर सही तरीके से मेहनत करूँ, तो उस 10 के फ़ायदे को 100 का फ़ायदा बना सकता हूँ। वहीं अगर मुझे 100 का नुकसान होना है और मैं आध्यात्मिक तौर पे उन्नत हूँ और तब मैं मेहनत करूँ, तो मैं उस 100 के नुकसान को हो सकता है 0 भी ना कर पाऊँ, तो 50 कर लूँ, 40 कर लूँ। अगर आपने अपने नुकसान को कम कर लिया और फ़ायदे को बढ़ा लिया, हो गई ना आपके फ़ायदे की बात। जैसे ना इसमें एक चीज़ आती है वास्तु वास्तु दोष वाली कि बहुत सारे लोग बहुत एकदम परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ें रखते हैं कि इस दिशा में ये नहीं रखना है, सारी चीज़ें बात करके सब चीज़ें, इस दिशा में मंदिर नहीं बनाना है, सब। लेकिन तब भी उन्हें कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो वो क्या होता है? वो तो उनके हिसाब देखिए, से तो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। दुनिया में परफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है ओके। और परफ़ेक्ट से ज़्यादा क्या है, हर समय पीरियड में इंसान अलग-अलग होता है। हुँ, हमारी ज़रूरतें अलग होती हैं। जैसे हम बच्चे के रूप में सोचें, हमारी ज़रूरतें अलग होती हैं। हुँ, उस समय चॉकलेट मिल जाए, टॉफ़ीज़ मिल जाए, बहुत होता है। शायद आज के महँगे से महँगे गिफ्ट से बेहतर, बट आज वो किसी काम का नहीं होता है। होता है क्या है, कुछ और आता है। तो एक अच्छा वास्तु जिस समय बनाया गया, उस समय बेहतर हो सकता है। लेकिन समय के साथ हमें देखना है कि आज के समय में क्या वो मेरे लिए बेहतर है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें समय-समय पर इसको रेगुलर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक अच्छा वास्तु आपको एक बेसिक फाउंडेशन बना के देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में आपको और चीज़ें नहीं करनी, और चीज़ें करनी है। अगर मेरा फाउंडेशन मजबूत है, तो मेरे लिए नई बिल्डिंग्स बनाना, नए इमारतें बनाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जब अक्सर हम वास्तु देखते हैं, तो बात करते हैं हम वास्तु देख किसके रहे हैं। जैसे कि अगर हम दिल्ली जैसे शहरों की बात करें, जहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, बड़े-बड़े हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी चारदीवारी के घर के वास्तु को देखते हैं। हुँ, वो वास्तु का सिर्फ़ 1% है।
जिस ज़मीन पे वो इमारतें बनी हैं, उसका अपना वास्तु है। उस ज़मीन की अपनी ऊर्जा है। ओह! उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे हाथ में बहुत सारे परिवर्तन नहीं, बहुत सारे चेंजेज़ हम नहीं कर सकते हैं। हुँ, बट हमें यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे फ़ोकस करना चाहिए। जैसे कि एक और चीज़ है यहाँ पे हमने अपने घर को तो कर लिया, बट जो पूरा मेरा टावर है या मेरा पूरा जो कंडोमिनियम है, उसको कैसे प्लान किया गया है? वो कैसे प्लान है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि अगर बारिश हो रही है, हुँ, हुँ। तो मैं मेरे घर में कुछ भी हो बारिश सबके लिए होगी। हाँ। हो सकता है मैं गीला हूँ, ना हूँ, वो मैं घर में हूँ तो नहीं होऊँगा, बाहर हूँगा तो हो जाऊँगा। हुँ, वैसे ही अगर मेरे पूरे सोसाइटी का या मैं पूरे जगह की वास्तु सही नहीं है, तो मुझे उसका उपाय करना पड़ेगा उपाय करना और पड़ेगा। पहले से करना पड़ेगा, जो मेरे घर के वास्तु से बाहर है। दूसरा, ना चाहते हुए भी कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। इसका मतलब ये कि हमने फ्लैट में तो कंट्रोल कर लिया, बट बाहर की चीज़ें नहीं है या बाहर सोसाइटी के बाहर या काफ़ी जगह बहुत सारे कचरे इकट्ठा हो गए, बहुत सारी गंदगियाँ इकट्ठा हो गई, तो वो भी एक हद तक वास्तु दोष बना रही है। हमें लगता है कि भाई हमारे हमारे से बाहर है, बट वो हमारे से बाहर नहीं है, वो वो भी हमारे हमारे साथ ही है। हुँ, तो हमें यहाँ पे उन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो कंपैरेटिवली चीज़ों को बेहतर कर पाएँगे। एक अच्छा वास्तु होना, एक अच्छा वास्तु से बना हुआ घर, एक बेसिक नींव को, एक फाउंडेशन को तैयार करता है। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस में इंसान पूरी चीज़ों को कैसे देखेगा? देखिए, इसको आंसर करते हैं अगर आपको मेहनत करना है, आपको जीवन में दूसरों से बेहतर उन्नति करनी है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक कहावत है गाँव में कि अगर आपको मिठाई खानी है, तो मिठाई बनाना पड़ेगा ना। तो अगर आपको चाहिए कि जीवन बेहतर हो, तो दूसरा ये सुनने में बड़ा लगता है, हुँ, हुँ। बट ये बड़ा है नहीं। अब अकेला चना कभी भार नहीं पड़ता। हर कोई इंसान को उन्नति चाहिए, तो आप अकेले क्यों सॉल्व करना चाहते हैं? सब मिलके कर लें। आप सब मिलके कर लें, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अभी मतलब ऑफ लेटली अगर मैं बताऊँ कोरोना के समय से हुँ, मेरे पास पूरी की पूरी आरडब्ल्यूए आई है। ओह! कि हम एज़ अ आरडब्ल्यू आपके साथ हैं। आप मुझे बताइए कि हम अपनी सोसाइटी में क्या करें कि सबकी प्रगति हो, सबकी उन्नति हो। मतलब इनफैक्ट ऐसे इनफैक्ट मैं नाम नहीं लेता हूँ, ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनकी आरडब्ल्यूएज हैं, जहाँ पे वास्तु के उपाय करने के बाद सोसाइटी लेवल पे उनके जो फ्लैट्स के रेट्स थे एवरेज वो बढ़ गए, जो उनके रेंट्स थे वो बढ़ गए। तो वो एज़ अ सोसाइटी उन्होंने किया है। अभी हम बहुत सारे ऐसे आरडब्ल्यूएज के साथ काम कर रहे हैं जिनके प्रोजेक्ट्स फँसे पड़े हैं या किसी भी कारण से बिल्डर में प्रॉब्लम आ गई। जो प्रोजेक्ट सालों-साल से फँसे पड़े हैं, वहाँ भी हम उपाय कर रहे हैं और वहाँ भी उनको उनको बेहतर हो रहा है। वहाँ भी वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दोबारा मूवमेंट में हो रहे हैं या फिर जो कोर्ट से डिसीजंस होने हैं, वो फास्टर तरीके से मूव हो रहे हैं। तो हम वहाँ भी कर सकते हैं। तो एज़ अ ग्रुप उसको अप्रोच कीजिए ना। पूरी सोसाइटी ने फ़ायदा करवा लिया अपना। बिल्कुल, जी देखिए, जब आप अपना फ़ायदा सोचेंगे, तो शायद आपका हो या ना हो, बट आप सबका फ़ायदा सोचेंगे, तो आपका ज़रूर होगा। आपका ज़रूर होगा, सही कह रहे हैं। और सर जैसे ना एस्ट्रोलॉजी की अभी पूरी हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में बताते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा करो। अब इंसान उस चीज़ पे कैसे बिलीव करे कि कौन-सा सही बता रहा है या कौन सही नहीं बता रहा है? ये बिल्कुल सही बात है। आज की तारीख में जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हुँ, जिसे मैं इन्फॉर्मेशन ओवरडोज़ बोलता हूँ। इन्फॉर्मेशन ओवरडोज़ इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हैं, हुँ, तो ये शक बिल्कुल होता है। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें, सबसे पहले कि आप अपने बेसिक आध्यात्मिक स्तर को मजबूत करें। जब मैं बेसिक आध्यात्मिक स्तर की बात करता हूँ, तो आप अपने जो माता-पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, घर के बड़े-बुजुर्ग हैं, इन-लॉज़ हैं, उनका सम्मान करें। आपके तरफ से एक सम्मान हमेशा होना चाहिए। उनका क्या बिहेवियर है, ये उनका प्रेरोगेटिव, उसमें हमें नहीं जाना। दूसरा, जो भी हमारे इष्ट हैं, इष्ट देवता की आराधना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जो भी कुलदेवी, कुलदेवता हैं, हुँ, उनकी आराधना करें। पितरों की आराधना करें, पितरों के निमित्त जो हमारे शास्त्रों ने बताया है, उसको करें। एक बार आपने अपने आध्यात्मिक स्तर को मजबूत कर लिया, तो आप खुद इतने काबिल हो जाएँगे कि आप ये जज कर पाएँगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। पहली चीज़ तो ये। बट इस प्रक्रिया में लगेगा समय। दूसरा, आप जिनके पास जा रहे हैं, उनसे अपने बारे में जानें। आप जाते ही उनको ये ना बताएँ कि आपके जीवन में समस्या क्या है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस या जो जिस विधा का एक्सपर्ट है, उसको चीज़ें बता दें और उनको थोड़ा उनसे पूछें कि वो आपके अतीत के बारे में या वर्तमान के बारे में कुछ चीज़ें बताएँ। हुँ, और ये आपके लिए एक अच्छा फ़िल्टर हो सकता है चीज़ों को समझने के लिए। हाँ, यहाँ पे एक कॉशन बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी साधनाएँ हैं जहाँ पे जो एक्सपर्ट है वो पास्ट बहुत अच्छा बताएगा, लेकिन फ्यूचर की बातें नहीं बताता है।
लेकिन आज की तारीख में अच्छा फ़िल्टर हो सकता है। ये देखने के लिए कि मुझे किसकी बातों पे कितना भरोसा करना चाहिए, कि हम उसको जज कर लें। 100% नहीं है, कितना कितना क्लोज़ था, कितना एक्यूरेट था और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स पे जाएँ, कि भई ऑब्जेक्टिवली इस समय में क्या हुआ। ये आपको एक रैशनल भी देगा कि अरे! जिसने मेरे बारे में वो चीज़ें बताई हैं, तो मैं आगे की बातों को भरोसा कर सकता हूँ या उसके अनुसार चल सकता हूँ। तीसरी ज़रूरी चीज़ जो ज़रूरी है यहाँ पे, वो है इंसान एक रेडियो की तरह, जैसे या एक टेलीविज़न हैंडसेट की तरह। जैसे अगर किसी को हमारा ये टॉक शो देखना हो, हुँ, उसे यूट्यूब पे आना पड़ेगा, हुँ, चैनल खोलना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा। वैसे ही हम इंसान, अगर हमें इस प्रकृति के तत्वों से, इस प्रकृति के पंचमहाभूतों से पॉज़िटिव ऊर्जा चाहिए, तो हमें पॉज़िटिव एनर्जीज़ में जाने पड़ेंगे। पॉज़िटिव एनर्जीज़ का मतलब कि हमारे शरीर को आप 7 चक्रों के समागम के रूप में सोच सकते हैं। ये 7 चक्र वो हैं जो हमारी ऊर्जा को तय करता है। ऊर्जा को समझने के लिए आप किसी को देखते हैं, देखते ही मन खुश हो जाता है। वाओ! आज का दिन बहुत अच्छा गया। एनर्जी। वहीं किसी को देखते हैं, अरे यार! क्या देख लिया फिर उसने। अब सबके साथ होता है, सबने महसूस किया। तो आप अपनी उस ऊर्जा को इतना बेहतर कर दें, कि आप यूनिवर्स से पॉज़िटिव ले पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम यहाँ पे गलती करते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को बेहतर ही नहीं करते। अगर एक टायर पंक्चर है, उसको मैं कुछ भी कर दूँगा ना, वो बेहतर नहीं होगा। पहले उसको ठीक करना पड़ेगा। पहले उसकी ऊर्जा को बेहतर करना पड़ेगा। आपने अपनी आध्यात्मिक उन्नति को बेहतर कर लिया, ऊर्जा को बेहतर कर लिया, आप हमेशा सही फैसले और सही एक्सपर्ट्स का चुनाव कर पाएँगे। मतलब कि अगर हम किसी सही एस्ट्रोलॉजर की पहचान करना चाहते हैं, तो उसे अपने बारे में नहीं, उनसे अपने बारे में जानना है। बिल्कुल। करेक्ट। और सर जैसे कि आम लोग की तो मतलब ठीक है समझ गई कि आम लोग तो जाते ही हैं एस्ट्रोलॉजी और क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती ही है। अब मैं जैसे बड़े लोगों की बात करूँ, पॉलिटिशियंस हो गए, कोई एक्टर या एक्ट्रेस या फ़िल्मी इंडस्ट्री में कोई भी ले लीजिए, क्या वो लोग भी एस्ट्रोलॉजी या फिर इस तरफ जाते हैं? क्या आपके पास कभी कुछ ऐसा आया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको 2 तरीके से समझते हैं। आपने एक सवाल की शुरुआत में बोला कि जब समस्याएँ होती हैं तो जाते हैं और यही अंतर है एक आम आदमी में और एक पॉलिटिशियन में या फ़िल्म स्टार में या हमारे समाज के उस क्लास टॉप क्लास इन द सेंस इकोनॉमिकली रखते हैं हुँ, मतलब कि इकोनॉमिकली अगर पैरामीटर पे देखें तो जो इकोनॉमिकली साउंड पैरामीटर पे है ना, वो एस्ट्रोलॉजर के पास प्रोएक्टिवली जाते हैं, हुँ, समय से पहले जाते हैं। हुँ, वो समस्या आने का इंतज़ार नहीं करते, कि समस्या आएगी तो जाएँगे। वो पहले जाते हैं ताकि समस्या आए ही ना। आए जब आम आदमी है, वो समस्या आने का इंतज़ार करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि एक हाईवे है, बहुत अच्छा हाईवे, हम बहुत तेज़ी से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अब अगर अचानक से गड्ढा आ जाए, अचानक से कुछ आ जाए, दुनिया का बेस्ट से बेस्ट ड्राइवर, उसको भी थोड़ा झटका लगेगा, उसको भी चोट लगेगी। लेकिन मुझे पता हो कि भाई यहाँ पे गड्ढे आने वाले हैं हुँ, या यहाँ कोई समस्या आने वाली है, तो पहले से रफ्तार धीमे करके जाऊँगा। तो यही काम में जो हमारा टॉप इकोनॉमिक स्ट्रेटा है, वो बिलीव करता है। एक और यहाँ पे ज़रूरी चीज़ बताऊँगा, जो आम आदमी है, उनको अगर मैंने बोला कि भाई आपको ये मंत्र करना है, 10 में से 8 लोगों का पहला सवाल होता है, कितने बार करना है? कितने दिन करना है? करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो क्या होगा? खाना खाने के बाद कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं। अब इन सवालों से प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ समस्या क्या है कि आपका ध्यान उस मंत्र से या उस उपाय से हट के उसके हाउ पे चला गया। हुँ, लेकिन जो हमारे समाज का सामाजिक परिवेश का जो टॉप इकोनॉमिक स्ट्रेटा है, वो एक बार आपको भरोसा करेंगे, तो दोबारा सवाल नहीं पूछेंगे। अगर ये मंत्र करना है, तो करना है। कितने दिन करना है, कब कर तो उनका जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है, वो कहीं ज़्यादा बेहतर होता है, कहीं ज़्यादा एडामेंट होता है। ये एक डाइकोटमी है, आइडियली जो समस्या में है, जो प्रॉब्लम में है, उसको ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। बट वो ना चाहते हुए भी भरोसा नहीं कर पाता है, वो करते हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़, जितने आज तक डिसरप्टिव लोग हुए हैं, हुँ, जिन्होंने समाज में किसी भी तरह का परिवर्तन किया है, चाहे सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे आर्थिक परिवर्तन हो, व्यावहारिक परिवर्तन हो, हमेशा उन्होंने स्पिरिचुअलिटी या एस्ट्रोलॉजी की मदद ली है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और इतिहास में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल मैं दे दूँगा रामानुज, हुँ, ग्रेट मैथमेटिशियन, जबकि उनकी जो चर्चा है, वो अपने आध्यात्मिकता के लिए ज़्यादा बेहतर जाने जाते हैं। हुँ, ऐसा माना जाता है और बहुत सारी उनकी जीवनी में भी है कि उन्हें साक्षात माँ का आशीर्वाद हाँ, हुँ, और वो बिना माँ की आशीर्वाद की इच्छा से कुछ नहीं करते, तो उनकी लाइफ में दिखा। तो जितने पॉलिटिशियंस हैं, फ़िल्म स्टार्स हैं, बिज़नेसमैन्स हैं, सब मानते हैं और शायद हमसे ज़्यादा एक आम आदमी से ज़्यादा मानते हैं और वो इतना मानते हैं कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का हर चीज़ कस्टमाइज़ करते हैं, कि रात के बाद उठना है,
तो कौन-सा पाँव नीचे जाना चाहिए, दायाँ या बायाँ, यहाँ तक भी करते हैं? यहाँ तक करते हैं। अगर मैं घर से बाहर निकल रहा या निकल रही हूँ, तो कब निकलना है, कौन-सी गाड़ी पे जाना है, जिस रेस्टोरेंट में या जिस होटल में मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वो कौन-सा जगह होगा, वहाँ टेबल नंबर कौन-सा लेना है, कितने बजे मीटिंग करनी है, कौन से रंग के कपड़े पहन के जाने हैं, हेयर कट कौन-सा लेना है, तो ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ होती हैं। और ये क्या है, जब आप एक बार इस ढर्रे में आ जाते हैं ना, जब आप एक बार अपने इस जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो ये आपको खलता नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी को मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जीवन जीने का सलीका है। इट्स अ वे टू लिव लाइफ, कि हमें जीवन जीना कैसे है। और जब जीवन की हर वो चीज़ जो आप सोच सकते हैं, हुँ, हुँ। उसको एस्ट्रोलॉजी आपको मदद कर सकता है बेहतर करने के लिए। तो क्या मतलब ये कह सकते हैं जैसे कोई-कोई ऐसे होते हैं कि पहले फेमस नहीं होता है, मतलब नॉर्मल लाइफ उसकी चल रही भले ही वो उस फील्ड में होता है लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं होता है और वो अचानक से मतलब एकदम फेम, नाम और सारी चीज़ें उसकी लाइफ में आती हैं। क्या वहाँ उसकी एस्ट्रोलॉजी ने मदद की होगी? बिल्कुल, ऐसी दशाएँ होती हैं, जो दशाएँ आएँगी, जो उसको अचानक फ़ेम देंगी। अब यहाँ एस्ट्रोलॉजी ये भी तय करेगी कि फ़ेम आके फिर गायब हो जाएगा या फ़ेम रिटेन होगा। कई केसेज़ ऐसे हुए बहुत भी सारे हैं। केस हैं जो हाँ, आए हैं और फिर शायद 24 घंटे या 48 घंटे के बाद कौन है कोई जानता भी नहीं। यस, हाँ। और बहुत सारे ऐसे भी हुए जिनको फ़ेम आया तो उस फ़ेम को रिटेन भी कर पाए। तो यहाँ सब जगह एस्ट्रोलॉजी तय करेगी। सर मतलब काफ़ी मतलब मेरे लिए तो शॉकिंग था ये नाम और आपने हेयर कट की बात करी। तो आजकल की जो जेनज़ीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हेयर कट्स हो गया और नेल पेंट्स, लिपस्टिक्स है मतलब लड़कियों का तो जो इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैंने सुना है कि मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख के बताते हैं या मतलब करवाते हैं इसको ऐसा, तो क्या वाक़ई में ऐसा कुछ होता है? ये बिल्कुल सही है। इंडिया में अभी इसका प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं है हाँ, हाँ। जितना वेस्टर्न वर्ल्ड में है, ओके। खासकर यूएस या यूरोप में। इंडिया में धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है। एक-एक करके आंसर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेयर कट। हुँ, जो हमारा हेयर कट है, आप खुद लड़कियाँ अप्लाई कर पाएँगे। आपका हेयर कट या हेयर स्टाइल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके कॉन्फिडेंस को तय करता अच्छा। है। आप किसी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको तय करता है या आप अंदर से कैसा अनुभूत करेंगे, उसको तय करता है। तो हेयर कट एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है, जिसे हम 2 तरह से देखते हैं। एक को तो बोलते हैं ऑरा कट, मतलब ऑरा कट का मतलब ऑरा के हिसाब से हेयर कट। दूसरा तरीका होता है, इसको बोलते हैं लूनर फेज हेयर कटिंग। लूनर फेज हेयर कटिंग का मतलब कि चंद्रमा के आधार पे ये तय किया जाए कि कौन-सा हेयर कट लेना है। तो ये दोनों ही तरीके वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। इंडिया में अभी बात करें तो आम लेवल पे नहीं आया है, हुँ, हुँ। बट हाँ, जो अगेन जो अपर मिडल क्लास है या जिनके पास पैसे हैं, वो इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के आधार पे, समय के आधार पे तय कर सकते हो हेयर कट कौन-सा लेना है, कौन से कलर का लेना है और कब लेना है, जो आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में निखार लाए, ओवरऑल आपकी चीज़ों को बेहतर करे। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पे, चाहे हमारे लिपस्टिक्स हो गए या फेस बिल्कुल क्रीम्स सही हो है। गए या मिस्ट्स हो गए। अब ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं अगेन इंडिया में उतना पॉपुलर है नहीं अभी। धीरे-धीरे लोग इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हुँ, और यूरोप और बाकी यूएस में या वेस्टर्न वर्ल्ड्स में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम ऑरा बेस्ड प्रोडक्ट्स बोलते हैं, कि आपकी ऑरा के हिसाब से ये तय किया जाता है कि आपको क्या चाहिए, कि आपको कौन-सा लिपस्टिक या कौन-सा शेड ऑफ लिपस्टिक आपको सूट करेगा। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि जब आप कस्टमाइज़ करते हैं चीज़ों को, तो आप स्केल नहीं ला पाते, क्योंकि कस्टमाइज़ेशन करना एट स्केल हमेशा चैलेंज होता है हुँ। और हर इंसान अलग है। तो एक यूनिफ़ॉर्म बनाना कि जो सबको सूट करे, वो भी टफ़ है। बट हाँ, डेफ़िनिटली आने वाले समय में इसमें इवोल्यूशन होगा विथ एआई कमिंग इंटो प्लेस, मशीन लर्निंग कमिंग इंटो प्लेस, कि हम कैसे इसको एट स्केल भी कर पाएँ। क्योंकि हर इंसान, हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग है। जब हर आदमी अपने आप में अलग है, सबका ऑरा अलग है, तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट बनाना थोड़ा टफ होता है, बट ऐसा नहीं कि बन ही नहीं सकता है। आने वाले समय में ज़रूर बनेगा। जैसे यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जिनके 12 एसक्यूज़ या 15 एसक्यूज़ हैं कि हर राशि के हिसाब से या हर स्पेसिफिक नक्षत्र के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आप भी एक एस्ट्रोलॉजर हो? आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या फिर करना चाहते हो इन फ्यूचर? देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ नेवर से नेवर टू एनीथिंग। ओके। लाइफ में कभी भी नेवर नहीं होता। कमिंग टू हेयर कट, तो हेयर कट एज़ अ सर्विस में अवेलेबल है, आई गिव इट एज़ अ सर्विस। अच्छा! तो इट्स अ बी-टू-बी सर्विस, तो मतलब डायरेक्टली कस्टमर्स को नहीं देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूशन कंट्रोल में नहीं आता। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे हेयर स्टाइलिस्ट्स हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनको हम गाइड करते हैं कि उनको अपने क्लाइंट्स पे क्या इम्प्लीमेंट करना है। कमिंग टू लिपस्टिक्स एंड ऑल, तो वहाँ हम ऑलरेडी अभी रिसर्च इन प्रोसेस में हैं। जिस दिन लगेगा कि रिसर्च एक ऐसे शेप में आया है कि उसको एट स्केल लॉन्च कर सकते हैं, तो बिल्कुल लॉन्च करेंगे। वाओ! सर मतलब
अच्छा लगा जान के, ये हेयर कट वाला तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे जान के कि अच्छा ऐसे भी तो मतलब उसमें केवल फीमेल्स होते हैं या मेल्स भी होते हैं ऐसे कुछ? देखिए ऐसे मेल्स भी हैं, बट टू बी ऑनेस्ट, जो मेल्स का जो हेयर कट का मार्केट है ना बहुत छोटा है। हाँ, वही वहाँ इसीलिए। पर टिकट साइज़ कम होते हैं। ओके, कंपैरेटिवली जो फीमेल की जो टिकट साइज़िंग है हेयर कट की कंपैरेटिवली बड़ी है। ओह! तो वहाँ पे ज़्यादा विंडो है करने का। मेल्स ऐसा नहीं कि मेल्स के लिए हो ही नहीं सकता है, हो सकता है। वहाँ भी लोग हैं, वहाँ स्टाइल से ज़्यादा जो दिन हैं, वो वगैरह सेलेक्ट होते हैं। बट फीमेल्स के केस में स्टाइल क्योंकि हेयर लंबे हैं, तो स्टाइल्स का स्कोप होता है आपके पास। तो बिल्कुल दोनों के लिए एप्लीकेबल है बट एज़ अ बिज़नेस अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारा जो फीमेल क्लाइंटेल है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल क्लाइंट। मतलब अच्छा लगा जान के ये चीज़ मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इसमें मैं भी ऐसे हेयर कट करवाऊँगी। बहुत अच्छा। ठीक है सर मतलब इस ये पॉइंट तो हम आ गए लेकिन अब थोड़ा-सा ना आज के समय में आते हैं। जो आज का समय चल रहा है, एआई का दौर स्टार्ट हुआ है और काफ़ी लोग क्या हर एक इंसान के अंदर एक खौफ कह लीजिए या फिर नेगेटिव पॉइंट एक आया है कि एआई के आने से उनकी जो जॉब्स है या फिर उनका जो काम है, वो खत्म हो सकता है, रुक सकता है या नहीं होगा। तो क्या एस्ट्रोलॉजी पे या एस्ट्रोलॉजर्स पे इसका कुछ फ़र्क पड़ा है या पड़ सकता है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छे सवाल से ज़्यादा क्या है कि एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके सामने यस। है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझना कि हम एक नए क्रांति को देख रहे हुँ, हैं। एक ऐसा क्रांति, ना ही जिसके बारे में किसी ने पहले सुना था, ना देखा था हुँ, और ना देखने का मौका मिला। जब ऐसी क्रांतियाँ आती हैं तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। कभी भी जो लड़ाई है या जो रेस है, वो मेरे हिसाब से एआई और इंसान के बीच में है ही नहीं। ये रेस और कॉम्पिटिशन है, एक ऐसा इंसान जिसे एआई स्किल्स आता है वर्सेस एक ऐसा इंसान जिसको एआई स्किल नहीं आता है। नहीं। ये उन दोनों व्यक्तियों के बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है। अब जो इन स्किल्स को जल्दी सीखेगा, बेहतर से यूज़ करेगा, वो अपने काम को आसान करेगा। अगर सिंपल उदाहरण दूँ मैं, पहले जिन रिसर्च को करने में, जिन डेटा एनालिसिस को करने में हफ्तों का समय लगता था, आज वो कुछ घंटों में होता है। क्योंकि एआई की मदद से और बाकी टूल्स की मदद से उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को डील करना या मैनेज करना चीज़ें आसान हो गई। हुँ, तो वो हमारे स्पीड को, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। हर वो चीज़ जो मोनोटोनस है, हर वो चीज़ जो हमारे लिए रिपिटिटिव और टाइम कंज्यूमिंग है, उसको हम फास्टर कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें एज़ ए इंसान खुद को एआई से बेहतर करना पड़ेगा। अगर हमने खुद के स्किल्स को बेहतर किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब खुद के स्किल को बेहतर नहीं किया, तो दिक्कत है। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो जब एस्ट्रोलॉजी में कंप्यूटर आया, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आए थे, पंचांग आए थे, एस्ट्रोलॉजर का बहुत सारा समय बचा। जो पहले पंचांग के आधार पे कुंडली बनाने में जो समय लगता था, आज शायद सॉफ्टवेयर की मदद से वो समय बहुत हद तक बहुत कम हो गया। तो एआई के आने से डेफ़िनेटली एस्ट्रोलॉजी आगे जाएगा एज़ अ साइंस। और जो शायद हम इसकी आज की तारीख में आलोचना करते हैं कि यहाँ पे साइंस नहीं है, यहाँ पे डेटा नहीं है, यहाँ पे एविडेंस नहीं है, मेरा ये मत है कि एआई के आने से शायद ये चीज़ें खत्म होंगी क्योंकि एआई आने से एस्ट्रोलॉजिस्ट को मदद मिलेगा बहुत सारे डेटा को एक साथ स्टडी करने में, एनालिसिस करने में और एक एनेक्डोटल एविडेंस क्रिएट करने में। तो शायद आने वाले 10 साल या 15 साल बाद जब हम देखेंगे, तो शायद एआई की मदद से एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी वो एविडेंसेस होंगे जो हमें चाहिए। अब आते हैं बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट की, कि उनका क्या हुँ, होगा? अब देखिए, उनका भी वही होगा जो बाकियों के लिए बताया कि भाई आपको अपने स्किल को बेहतर करना पड़ेगा। बेहतर करना क्योंकि पड़ेगा। जब एआई बेस्ड टूल्स स्पेस में आएँगी, मार्केट में आएँगी, तो डेफ़िनिटली जो आपका पर्सन है जो आपसे कंसल्ट करने आ रहा है, वो आपकी दी गई जानकारी को जाके वहाँ टेस्ट करेगा। तो आप उस टेस्ट या उस वैलिडेशन से क्वालीफाई होने चाहिए। अगर आपकी दी हुई जानकारी उस जानकारी से सही नहीं साबित हो रही है, खासकर पास्ट की चीज़ें बताने में या बाकी चीज़ें बताने में, तो डेफ़िनेटली आपके ऊपर सवाल उठेगा और पर्सन आप पे अपना भरोसा खो देगा। तो यहाँ पे जो बेहतर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनकी डिमांड और बढ़ेगी। लेकिन वैसे एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने अपने स्किल पे मेहनत नहीं किया है, उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। नहीं तो शायद समय उनको ये बोले कि भई अब आपको और मेहनत करना पड़ेगा, एल्स आप शायद इर्रेलेवेंट हो जाएँ उस समय काल में। या तो जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू आपने बताया, दूसरे की अगर मैं बात करूँ कि ठीक है, आपने बोला कि उनसे कंसल्ट करेंगे देन आके चेक करेंगे। लेकिन अगर वो किसी के पास ना जाके डायरेक्ट केवल एआई पे ही अपनी चीज़ें पता करना चाहे, भाई डेट डाल दिया, टाइम डाल दिया, दिन डाल दिया और
चीज़ें वहीं पे उनको पता चल जाएँगी, वो क्यों किसी के पास जाएँगे? मैं उसको आंसर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी होगा। हाँ, बट एट द एंड क्या है ना, बहुत सारे लोग 2-3 चीज़ों पे हम भरोसा करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, जो एआई बेस्ड टूल आएँगे वो भी फ्री नहीं आएँगे। ओके। अभी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में वो फ्री हों या शॉर्ट टर्म में उनका कोई चार्ज ना हो, हुँ, हुँ। बट लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में उनको भी किसी न किसी तरीके से चार्ज करना है। ये तो हो गया बिज़नेस मॉडल पर्सपेक्टिव से। दूसरे तरीके से अगर हम देखें, जो एआई बेस्ड टूल्स आएँगे भी, आज की तारीख में जो रिसर्च है, वो उनको वो गट फ़ील या उनको वो इनर वॉइस नहीं दे पा रहा है। कल को ये शायद अपने बेसिस पे सोचने की एबिलिटी दे दे, तो कल बहुत आगे की बात है। तो अगर ऐसा होगा तो परिवर्तन होगा, बट आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हुँ, हुँ। उसमें हम एक इनर वॉइस या अपने आप में सोचने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांगली बिल्ड नहीं कर सकते। हम उसको बेहतर बना सकते हैं, बट उसे इंसान की कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ने वाली है। एक और चीज़ है यहाँ कि आज की तारीख में इंसान इंसानों से बात करने का ढूँढ रहा है। जब वो इंसानों से बात करने की तलाश कर रहा है, तो वहाँ पे जो ह्यूमन बेस्ड एस्ट्रोलजर्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पे क्या क्वालिटी डोमिनेट करेगा क्वांटिटी के ऊपर। तो ये एक आने वाले समय का रेस होगा कि एआई और इंसान दोनों एक-दूसरे को बेहतर कर रहे हैं। कौन जल्दी खुद को बेहतर करता है, वो देखने वाली बात है। जैसे ना ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। लोग ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी में मतलब जैसे सामने से लोग ना जाके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स में कई सारे ऐप्स हैं ऐसे, वहाँ पे लोग जाके अपनी चीज़ें पूछते हैं और सामने से उनके आंसर्स भी आते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि कितने हद तक वहाँ पे चीज़ें सही बताई जा सकती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये बड़ा गंभीर सवाल है, कितने हद तक बताइए। देखिए, हम किसी भी चीज़ को या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को ऑब्जेक्टिवली जज नहीं कर सकते। ठीक एट द एंड है तो वहाँ भी एस्ट्रोलॉजर्स ही, है। हुँ, हैं तो वहाँ भी एक्सपर्ट्स ही। तो आप किसी भी एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगे, हुँ, हुँ। तो वो एक्सपर्ट की क्वालिटी हो सकती है, प्लेटफ़ॉर्म की क्वालिटी नहीं। क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म बना एक्सपर्ट से, तो आपका अनुभव या आपका एक्सपीरियंस इस पे डिपेंड करेगा कि आप किससे कंसल्ट कर रहे हैं। हाँ, हैविंग सेड सो एक यहाँ पे और ज़रूरी बात है कि जब बहुत सारी चीज़ें आसान होती हैं, ईज़िली एक्सेसिबल होती हैं, तो वहाँ पे सही चीज़ का चुनाव करना उतना मुश्किल हो जाता है। तो प्लेटफ़ॉर्म्स आने से नुकसान नहीं हुआ है, बट हाँ, प्लेटफ़ॉर्म आने से एज़ ए इंसान हमारे पास इतने ऑप्शंस आ गए हैं, कि उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का चुनाव करना एक अपने आप में एक टीडियस टास्क है। हुँ, बट हाँ, डेफ़िनेटली जो प्लेटफ़ॉर्म्स पे समय की बात है, कि जहाँ पे आप जल्दबाज़ी वहाँ भी नहीं है, आपको समय देना पड़ेगा। हुँ, आप ये ना सोचें कि भाई आपको 30 सेकंड या 1 मिनट में एक सही आंसर मिलेगा। आपको वहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को समय देना होगा जो आप वैसे देते हैं। और आप वही समय अगर वहाँ भी देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि प्लेटफ़ॉर्म होने या प्लेटफ़ॉर्म ना होने से कोई नुकसान है। इनफैक्ट उसका एक फ़ायदा ये है कि ऐसे एक्सपर्ट्स जो आपकी पहुँच से दूर हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी भारत के किसी छोटे शहर या छोटे गाँव में बैठे हैं। हुँ, आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहते हैं जो दिल्ली बैठा है या बैंगलोर बैठा है या मान लिया यूएस बैठा है। आप टेक्नोलॉजी की मदद से उससे कंसल्ट कर सकते हैं, हुँ। वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। तो एक टेक्नोलॉजी आपके लिए मददगार है। तो यहाँ प्लेटफ़ॉर्म से ज़्यादा आप किससे कंसल्ट कर रहे हैं, उस पर्सन की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे शायद प्लेटफ़ॉर्म्स को भी आने वाले समय में खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा कि जो लोग उनके प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं, वो कितने क्रेडिबल हैं और उनको हम कैसे उनकी क्रेडिबिलिटी को और बेहतर कर सकते हैं, एज़ अ यूज़र को कन्विंस कर सकते हैं, वहाँ पे उनको भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा आएँगे, ज़्यादा है, तो लोग उस पे भी सवाल पूछेंगे भाई किसके पास अच्छा? एग्ज़ैक्टली। तो उस हिसाब से तो क्या लगता है आने वाले समय में लोग अपना करने की बजाय ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जाना ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे? देखिए एज़ बिज़नेस के सेंस में पूछ रही हैं या फिर बिज़नेस के सेंस देखिए बिज़नेस के सेंस में डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं। आप किस इकोनॉमिक स्ट्रैटा को कैटर कर रहे हैं। अभी भी जो प्लेटफ़ॉर्म्स का जो ऑडियंस बेस है, वो जो समाज का जो हमारा सबसे टॉप इकोनॉमिक स्ट्रैटा है, वो नहीं है। वो कहीं उनसे बहुत बाहर है, क्योंकि वो उनके रीच में भी नहीं है। हो हुँ, सकता है वो उसको सोशली फ़ॉलो करते हों, सोशली जुड़े हों, बट पर्सनली अपनी लाइफ़ में उसको बहुत ज़्यादा वो यूज़ या लिवरेज नहीं करते। तो जहाँ तक तो एज़ अ बिज़नेस, एज़ अ पर्सन आप अगर शुरू कर रहे हैं, इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आप प्लेटफ़ॉर्म से अपनी शुरुआत करें। हुँ। क्योंकि आपको एक कम समय में एक अच्छा स्केल मिलेगा, एक अच्छा क्लाइंटेल मिलेगा, बट हैविंग सेड सो जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, वो आपके इनकम को भी हर्ट कर रहा होगा, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट हिस्सा वो भी ले रहा होगा। तो वो आपको सोचना है कि आपको शुरुआती दिनों में बेहतर है, बट धीरे-धीरे खुद के स्किल के ऊपर, खुद के ब्रांड के ऊपर ज़रूर मेहनत करना है, क्योंकि वही आपको लॉन्ग टर्म प्ले में आपकी मदद करेगा। सर अब ना थोड़ा-सा एक दूसरी टर्म पे आते हैं। मैंने ना एक ऑकल्ट बिज़नेस के बारे में सुना। मैं सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है।
तो मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि ये ऑकल्ट बिज़नेस है क्या? अगेन बड़ा गंभीर सवाल है, इसको आंसर करते हैं। जब हम ऑकल्ट के बिज़नेस के रूप में सोचते हैं, सबसे पहली बात ऑकल्ट बिज़नेस अपने आप में एक मल्टीपल पैराडिग्म बिज़नेस है। ऑकल्ट एक ऐसा ब्रॉडर अम्ब्रेला है जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग सब कुछ आ जाता है। जब इसके बिज़नेस के रूप में सोचते हैं, जैसे आपने बोला कि हम पहले भी बात कर रहे थे प्लेटफ़ॉर्म, तो प्लेटफ़ॉर्म्स भी इस बिज़नेस का एक छोटा-सा हिस्सा है। तो मोटे तौर पे देखें तो ऑकल्ट बिज़नेस अपने आप बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाता है। सबसे पहले कंसल्टेशंस हो गए, जहाँ पे आप एआई से कंसल्ट करो या इंसान से कंसल्ट करो, वर्चुअली कंसल्टेशंस हो रहे हैं। दूसरे हिस्से वहाँ हैं जहाँ पे इनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चाहे जेमस्टोन्स हो, क्रिस्टल्स हों, पेंडेंट्स हों, ब्रेसलेट्स हों और एक बहुत बड़ा तबका ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा जो आने वाला समय का हिस्सा है, जो मैं पहले बात कर रहा था, ऑरा बेस्ड प्रोडक्ट, जहाँ पे आपकी मूड को बूस्ट करने के लिए, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपकी नींद को बेहतर करने के लिए, या आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के लिए, या आपके स्पेसिफिक राशियों के बेस पे प्रोडक्ट आएँगे। ये सेगमेंट अभी अनकैटर्ड है, बट हाँ, डेफ़िनेटली आने वाले समय में यहाँ भी हम इवोल्यूशन देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देखें तो शायद एक ऑकल्ट या एक बेटर नाम सोच सकते हैं फेथटेक या एस्ट्रोटेक के रूप में चीज़ें इवॉल्व करेंगी, जहाँ पे ये पूरा एक स्ट्रक्चराइज़ेशन या एक ऑर्गेनाइज़्ड फॉर्म हो रहा है। जो पहले एक अनऑर्गेनाइज़्ड स्ट्रक्चर था, जहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ज़्यादा थे, यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म्स, कंपनीज़ और इस तरह की चीज़ें आएँगी, तो थोड़ा एक मोर फॉर्मल शेप ऑफ द इंडस्ट्री को मिलने वाला है। और जैसे मैंने इसमें थोड़ा-सा ये भी सुना है कि यहाँ इसमें जो लोग होते हैं, जो इस चीज़ को करते हैं, इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर एबनॉर्मल जो एनर्जीज़ होती हैं, उसके बारे में पता किया जा सकता है या पता करते हैं या जो भी है। तो क्या सच में कोई इंसान इसके बारे में पता कर सकता है? देखिए 2 चीज़ें। जब हम ये सोचते हैं कि क्या सच में कोई कर सकता है, तो बिल्कुल है, कोई ना कोई होगा जो कर सकता है। देखिए, जब अच्छी ऊर्जाएँ हैं, बुरी ऊर्जाएँ भी होंगी। हर अच्छे के साथ बुरा भी होता है, हर बुरे के साथ अच्छा भी होता है। तो ये पैरानॉर्मल एनर्जीज़ या इस तरह की एब्नॉर्मल एनर्जीज़ बिल्कुल एग्ज़िस्ट करती हैं। बट क्या हर इंसान उसको पता कर सकता है? ये थोड़ा एक गंभीर सवाल है, क्योंकि हर इंसान की एबिलिटी अलग-अलग है, हर इंसान का स्किल अलग-अलग है। तो वहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम वो स्किल्ड कैसे बिल्ड करते हैं। तो डेफ़िनिटली ये चीज़ें होती हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो सिर्फ़ इन्हीं पे काम करते हैं और सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं है, इंडिया से बाहर भी जाएँगे यूएस में या बाकी पार्ट में, तो साइकिक्स एग्ज़िस्ट करते हैं, जिनका काम ही है इन तरह की ऊर्जाओं में काम करना। तो भारत में भी है, ओके, मतलब ऐसा होता है, बिल्कुल होता ठीक है। सर थोड़ा-सा ना अगर आप जैसे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, थोड़ा-सा अगर हम नंबर्स की तरफ जाएँ और न्यू ईयर भी आ रहा है, नया साल आ रहा है हमारा, तो किन नंबर्स के लिए बेहतर होने वाला है? है। अब देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे हर इंसान अलग है। हर इंसान की जो डेट ऑफ बर्थ है, हर इंसान का जो नाम है, वो अलग है। जब हर चीज़ें अलग हैं, तो हर इंसान को अपने आप में स्पेसिफ़िक देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बट डेफ़िनिटली इसकी हम यहाँ ज़रूर बात कर सकते हैं कि 2025 एक ऐसा साल है, जो मंगल देव का साल होने वाला है, क्योंकि अगर हुँ, हम सबको जोड़ दें तो नंबर 9 पे आएगा। मंगल देव का साल होगा। तो इस साल में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम लोगों के लिए रहेगी कि हम कैसे अपने एग्रेशन को या अपने ऊर्जा को कंट्रोल करें। जितना बेहतर आप इस साल में अपने एग्रेशन को, अपने एंगर को मैनेज कर पाएँगे, उतना बेहतर होगा हमारे ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, हमारे जीवन की वजह से। अंकों की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि हर इंसान अलग है। तो इन जनरल कोई भी एक अंक दे देना कि इसके लिए अच्छा ही होगा या इसके लिए बुरा ही होगा, वो अगर सत्य नहीं है, हुँ, तो हुँ, पूर्ण सत्य भी नहीं है। ठीक है। कहीं न कहीं उसमें एक वो अर्ध सत्य हो जाएगा, तो बेहतर है कि हम इसको एग्रेशन पे कंट्रोल करें। दूसरा जो ज़रूरी चीज़ रहेगा इस साल में कि हम अपने अंदर झाँकें और ये देखें कि हम खुद को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा साल होने वाला है जहाँ हमने जो चीज़ें शुरुआत की हैं, उसको कंप्लीट करें इन द टर्म्स ऑफ स्किल, इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन द टर्म्स ऑफ ट्रैवल। जो भी आपके अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस हैं, उसको पूरा करने का साल होने वाला है। और तीसरा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने अंदर की शक्तियों को जगाना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और किसी भी दूसरे की सलाह को मानने से पहले उसको टटोलना बहुत ज़रूरी है। हर हियरसे पे भरोसा करना इस 2025 के साल के लिए आपके लिए बेहतर नहीं होने वाला है। पर लेकिन इसको लेके बहुत सारी ऐसे रील्स भी वायरल मतलब काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। हर कोई अपना-अपना नंबर बता रहा है कि इस नंबर के लिए अच्छा होने वाला है, इसके लिए खराब होने वाला है। तो लोग तो वहाँ जाएँगे विश्वास करने। बिल्कुल सही बात है जब तभी मैंने बोला कि इन्फॉर्मेशन ओवरडोज़ होता है तो चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारी चीज़ें सही ही हैं।
देखिए, हर चीज़ को हमें एक फ़िल्टर के साथ देखना बहुत ज़रूरी है। फ़िल्टर इसलिए क्योंकि उस नंबर के अंदर में बहुत सारे और भी लोग हो सकते हैं। अगर ये इतना ही आसान होता, इतना ही सिंपल होता, तो फिर दुनिया कॉम्प्लेक्स थी नहीं, 9 ही नंबर होते हैं, 9 तरह के प्रोडिक्शन होते, सब लोग खुश होते। बट ऐसा होता नहीं है। हर इंसान का डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग है, हर इंसान का नाम अलग है, हर इंसान की अभी चलने वाली दशाएँ अलग हैं। जब हर चीज़ अलग है, तो हमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। हाँ, जो वायरल रील्स हैं, वो एक ब्रॉडर ओपिनियन पे या बर्ड्स आई व्यू पे सही हो सकते हैं। बट क्या वो हर इंसान के लिए सही हैं? ये ज़रूरी नहीं। हमें उसको अपने लिए देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब नॉलेजेबल रहेगा क्योंकि लोग इनफैक्ट मतलब एक चीज़ यहाँ ऐड करूँगा ना, मैं मेरे पास जो कंसल्टेशन में आते हैं, हुँ। मैं उनको आके सबसे पहला उपाय देता हूँ, आज के बाद कोई भी मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स नहीं देखूँगा। ये मेरा सबसे पहला उपाय होता है आजकल कि भाई आप भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूँगा। आपकी ज़िंदगी सॉर्टेड रहेगी, मेरी ज़िंदगी भी सॉर्टेड रहेगी। मेरे पास भी से टेंशन नहीं हाँ, आएगी। तो बस ये बिल्कुल देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो वायरल रील्स हैं या वो गलत ही हैं, बट ज़रूरी है कि वो जो रील्स हैं, वो जो जानकारियाँ दी गई हैं, वो एक जनरल बर्ड्स आई व्यू दिया गया है। कि भाई 8 अरब की आबादी में वो एक क्या रहेगा दुनिया के लिए। लेकिन जब हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास क्षमता है कि हम अपने लिए जान सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने लिए जानें और उन चीज़ों को अडॉप्ट करें। तो यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप अच्छी चीज़ों को पढ़ते हैं, खुश हो जाइए, एन्जॉय करिए। बट जब आप बुरी चीज़ों को सुनते हैं, तो नो एक वरीज़। बार ज़रूर सोचिए कि ये सिर्फ़ मेरे लिए नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारे लोगों के लिए। तो उसको एक रीटेस्ट करना या रीवैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। बट आज की तारीख में तकनीक के माध्यम से और बाकी माध्यमों से चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं कि हम अपना पर्सनल ओपिनियन ले सकते हैं। जब हम अपने पसंद के कपड़े, अपने खाने-पीने की चीज़ें, घूमने जाने की जगह या एक सिंपल फ़िल्म जाने तक की चीज़ें अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, तो एक एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन या पर्सपेक्टिव भी अपने लिए ले सकते हैं। तो एक बर्ड्स आई व्यू पे वो सही हो सकता है, एक ब्रॉडर आउटलुक पे, बट वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि आपकी बहुत सारी जानकारियाँ उसमें नहीं ली गई हैं, हुँ, तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब कि हमें पॉज़िटिव की तरफ ही जाना है, नेगेटिव को थोड़ा इग्नोर मारना है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव को इग्नोर मारें, इसका मतलब ये है कि भई देखिए, जब एक चीज़ कही गई है जो सबके लिए है, हर उस इंसान के लिए नेगेटिव है। हुँ, हो सकता है मेरे लिए कम नेगेटिव हो, मेरी दशाएँ अच्छी हों, मेरा नाम अच्छा हो सकता है किसी के लिए ज़्यादा नेगेटिव हो, तो मेरे लिए कितना नेगेटिव है हुँ। या कितना पॉज़िटिव है, इसके लिए मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए, अपने नाम के ज़रिए वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है, रादर देन कि जनरल ओपिनियन के पर्सपेक्टिव में जाएँ। तो जैसे अभी आपने ना नाम की चर्चा करी कि नाम अच्छा है क्या पता। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम चेंज करवा लेते हैं कि जैसे आज मेरा ये है तो मेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है लिखवा के नाम बदल दिया। तो क्या नाम बदलने से हमारी दशाओं पे कुछ फ़र्क पड़ता है या हमारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं? देखिए 2 चीज़ें, सबसे पहली चीज़ नाम हमारी पहचान। बिल्कुल। आज की तारीख में आप, मैं या कोई भी, हमें जितने लोग डेट ऑफ बर्थ से नहीं जानते, उतने नाम से जानते हैं। हाँ, हमें मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने आपके डेट ऑफ बर्थ से बुलाया होगा, कभी नहीं, नाम से बुलाया होगा। तो नाम हमारी पहचान बन जाती है, हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। सिंस वो हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, तो डेफ़िनेटली आने वाले समय को तय करने की भी एबिलिटी रखता है। तो बिल्कुल एक सही नाम का चुनाव करने से, एक सही नाम बनाने से डेफ़िनेटली हमें मदद मिलेगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ और नाम एक टू व्हीलर के 2 चक्के हैं। हुँ। दोनों चक्कों का अच्छा होना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी चक्का बैलेंस नहीं है, एक दूसरे के सिंक्रोनाइज़ नहीं है, तो चीज़ें उस बेहतरी से नहीं चलेंगी, जिस बेहतरी से चलना चाहिए। पर लेकिन जो नाम रखा जाता है जब जैसे हमारे में तो एक है होता भी है कि नामकरण होता है। उस टाइम भी कुंडली देख के, दशा देख के उस टाइम भी तो नाम रखा जाता है, तो फिर बाद में वो खराब हो जाता ये बिल्कुल बात सही है। सबसे पहली चीज़ है जो आपने बोला कि कुंडली देख के या बाकी चीज़ें के नाम दी जाती हैं, ये थोड़ा-सा अब कम हो गया है। है। लोग अच्छा। ऐसा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मनमर्ज़ी से नाम रख रहे हैं, इसलिए हमें चेंज करने की ज़रूरत है। हुँ, दूसरी ज़रूरत ये है कि हमारी समय बदलती है, हमारी दशाएँ बदलती हैं, तो उसके आधार पे हमें ज़रूरत पड़ता है। दूसरा, जब आप सिर्फ़ कुंडली के आधार पे नाम रख रहे होते हैं, तो आप सिर्फ़ नाम के पहले अक्षर का चुनाव कर रहे होते हैं। नाम के बाकी अक्षरों को जो है, उसको उतना महत्व या उतना तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं, जो आपको देना चाहिए। तो जब आप आज की तारीख में ना चाहते हुए भी हमारा जो इंग्लिश नाम है, वो ज़्यादा पॉपुलर है या ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सिंस वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हमारी आइडेंटिटी को ज़्यादा शेप कर रहा है और वहाँ पे जो इंग्लिश लेटर के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं,
वो इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो हमें एज़ अ व्यक्ति एक ऐसा नाम रखना है, जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों से बेहतर हो और सिर्फ़ पहले अक्षर या पहले ध्वनि की बात ना हो, हर अक्षर की बात। हर अक्षर को सिंक्रोनाइज़ करके एक अच्छा नाम बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर। और जैसे आप एक लाइफ कोच हो और तो क्या किसी की ज़िंदगी के बारे में पता करके उसमें कुछ परिवर्तन या उसको सही करना पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में परिवर्तन सिर्फ़ आप कर सकते हाँ, हैं। दूसरा कोई भी कोच, कोई भी एक्सपर्ट परिवर्तन नहीं कर सकता। वो सिर्फ़ मार्गदर्शक बन सकता है। वो सिर्फ़ एक मोटिवेटर बन सकता है जो आपको सही दिशा दिखाए, कि अभी आप सही चल रहे हो, अभी आप सही नहीं चल रहे हो। ये सही नहीं चल रही है, उसको सही करना है। तो बिल्कुल परिवर्तन किया जा सकता है। अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है, आपके अंदर वो ज़ील है, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, तो बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है। और एक लाइफ़ कोच का काम ही यही है कि आपको सही रास्ते पर रखें। सही रास्ते पे दिखाना। इसीलिए मैंने आपसे ये चीज़ पूछी कि क्या वाक़ई ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सर, जब मैं ना आपकी प्रोफ़ाइल देख रही थी, आपकी रील्स वग़ैरह, तो उसमें मेरे को एक चीज़ दिखी कि आपको अभी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आईआईएम अहमदाबाद से काफ़ी किसी रिसर्च के ऊपर आपने रिसर्च प्रेज़ेंटेशन करी है। सर वो रिसर्च क्या है? आप थोड़ा-सा हमें उसके बारे में बताएँगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। जब जैसे मैंने बताया, मैंने अपने जीवन का बहुत सारा समय हाइबरनेशन में बिताया हुँ, और यही हाइबरनेशन है जहाँ मैंने चीज़ों को आज के हिसाब से इवॉल्व करने की कोशिश की ठीक। और यहीं पे अलग-अलग रिसर्च इन पिक्चर आते हैं। हुँ, अभी रिसेंटली बात करें वैसे तो बहुत सारे लगभग 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर मैंने पब्लिश किए हैं। अभी जो मोस्ट 2 रिसेंट है उसकी अगर बात करें, तो सबसे पहला है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। कि एज़ अ बिज़नेस आप कौन से कलर का चुनाव करें ताकि आपके डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स बेहतर हो। चाहे कलर्स तो वो प्योरली एक डेटा ड्रिवन रिसर्च है कि जहाँ पे कौन से कलर किस इंडस्ट्री में बेटर परफ़ॉर्म करेगा और क्यों करेगा। आपको यूज़र को क्या बताना है, यूज़र को ट्रस्ट बिल्ड करना है, यूज़र को कुछ बिल्ड करना है, तो उसके हिसाब से प्योर एक रिसर्च है जो बिज़नेसेस को हेल्प करता है, टारगेटेड बिज़नेसेस या इंडिविजुअल्स जिनको डिजिटल मार्केटिंग एड्स चलाने हैं, तो आप अपने कलर का सिलेक्शन कैसे करें। हुँ, दूसरा जो रिस तो ये एक प्योर डेटा ड्रिवन रिसर्च है। दूसरा जो रिसर्च था कि अब जैसे मैंने बात किया कि ऑकल्ट एज़ अ बिज़नेस ग्रो कर रहा है, हुँ, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। तो आखिर जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो जेमस्टोन्स हो, क्रिस्टल्स हो, ब्रेसलेट्स हो, इनका क्या है? लोग कैसे खरीदते हैं? तो ये एक 10,000 लोगों के बीच में की गई एक कंज्यूमर स्टडी है। ये समझने के लिए कि लोग अपना डिसीज़न कैसे बना रहे हैं, कैसे अपना मन बना रहे हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए। वो कौन से फैक्टर हैं जिनको वो ध्यान रख रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। जैसे एक छोटा-सा इनपुट दूँ अगर, तो इन अगर एक एवरेज यूज़र की बात करें, तो लगभग 70% ऐसे यूज़र हैं, जो हर 3 महीने में एक स्पिरिचुअल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ओह! 70% जिसमें से लगभग 30% वैसे लोग हैं जो हर महीने खरीद रहे हैं। तब ये एक इनसाइट है कि वो महीने में खरीदेंगे या क्वार्टर में खरीदेंगे या 6 महीने में खरीदेंगे या साल भर में खरीदेंगे। और दूसरा जो इसमें से एक और टेक अवे था अगेन सेलिंग से बहुत सारे टेक अवेज़ हैं। दूसरा था कि कितना पैसा खर्च करेंगे? क्योंकि एज़ अ बिज़नेस आप किसी बिज़नेस में आ रहे हो, तो आप ये भी जानना चाहोगे कि मेरा यूज़र कितना खर्च करना मैं चाहता है। खर्च तो जो हमारा 2000 तक का स्पेस है ना, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट का प्राइस 2000 से नीचे है, यहाँ बहुत सारे बायर लगभग 33-34% के आस-पास है। लेकिन जब 5000 के नीचे आते हैं, तो लगभग 80% आबादी है, जो 5000 से कम खर्च करती है पर परचेज़। वो उनका एवरेज परचेज़ वैल्यू। अगर मैं सिंपल ये मानूँ कि हर 4 में से 3 लोग हर क्वार्टर में खरीद रहे हैं और 5000 तक का खरीद रहे हैं, हुँ, तो मीन्स साल में वो लगभग 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा आबादी है। तो ये एक ये दोनों ही रिसर्च ऐसे हैं, जो वन ऑफ द फर्स्ट ना ही सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबली भी। और ये अभी तो मैंने आपको बहुत बहुत बर्ड आई ट्रेंड बताया है। यहाँ पे ये भी ट्रेंड्स हैं कि आप किस एज ग्रुप में कौन-सा प्रोडक्ट लेके जाओगे तो बेहतर परफ़ॉर्म करेगा। किस प्राइस रेंज में बेहतर परफ़ॉर्म करेगा और क्यों करेगा। और सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी। तो ये दोनों ही ऐसे रिसर्च हैं जो आपको इसको एक मोर साइंटिफिक तरीके से समझने में और ये मेरा एक प्रयास है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में हम कैसे इसके साइंटिफिक पैटर्न्स को बिल्ड कर सकते हैं। कैसे इसको और बेहतर समझ सकते हैं और कैसे बेहतर इसको इवॉल्व कर सकते हैं आज की मॉडर्न समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। तो ये दोनों वहाँ पे। आपके इस रिसर्च में अगर अब आपने एक एज ग्रुप की बात करी, तो अगर हम एज ग्रुप की तरफ जाएँ तो किस एज ग्रुप ने ज़्यादा आपको मतलब देखने को मिला है कि इस एज ग्रुप में ज़्यादा हम मतलब वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है? देखिए यहाँ पे क्या है ना 2 चीज़ें, जो हमारा ऑनलाइन बायर बेस है,
वो बिलो द एज ऑफ 35 ज़्यादा है। ओके। मतलब 21 टू 35 का जो ऑडियंस बेस है, वो हुँ, हुँ। कंपैरेटिवली ज़्यादा है। हुँ। अगर जेंडर की बात करूँ तो फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इनफैक्ट जो मेल्स के लिए भी जो परचेज़ हो रही है, वो फीमेल ही कर रही है। ये बहुत बड़ा टेक अवे जो इस बिज़नेस में है, वो ध्यान रख सकते हैं, कि जो फीमेल है वो डिसीज़न मेकर है। ओह! मतलब किससे कंसल्ट करना है, क्या खरीदना है, इसमें फीमेल एक बहुत बड़ा वॉइस है, चाहे आप किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटा में जाएँ। मतलब ओके। इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस की बात कर सकता हूँ, जिनमें उनको ये पता नहीं वो किससे कंसल्ट करें, उनकी वाइफ जानती हैं। तो उनके जो वाइफ्स होते हैं, स्पाउसेस होते हैं, वो डिसीजन मेकर होते हैं। तो ये यहाँ पे तो ये घर-घर की कहानी है ये खैर। घर-घर की कहानी है, तो वो डिसीजन मेकर है यहाँ पे। नाइस सर, मतलब बिज़नेस में भी काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी और ये काफ़ी बिल्कुल, मैटर कर रहा है, मतलब बिल्कुल। ये मुझे पहली बार आज पता चला, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये चीज़ जानने में। तो थोड़ा-सा जैसे अगर मैं आपके आगे के काम के बारे में जानना चाहूँ कि आपके आगे के क्या प्लान्स हैं और क्या आप कुछ नया करने वाले हैं? देखिए जहाँ तक प्लान्स की बात है, तो डेफ़िनिटली जैसे मैंने बताया कि सबसे पहली चीज़ जो मेरा अपना पर्सनल मिशन है, हुँ, कि कैसे हम इस साइंस को और डेटा ड्रिवन या एविडेंस ड्रिवन बना सकते हैं। यही मेरे रिसर्च का फ़ोकस होता है, यही मेरे स्टूडेंट्स के रिसर्च का फ़ोकस होता है, ताकि हम बहुत सारा काम करते हैं। जैसे पिछले 2-3 साल में मैंने लगभग 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। हुँ, और बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर हैं जो ऑलरेडी सबमिटेड हैं, बट हर जर्नल का अपना टाइम होता है। कहीं 12 महीने, कहीं 18 महीने, कहीं उससे ज़्यादा भी समय लगता है, जो आने वाले समय में आएँगे। दूसरा, ऑब्वियस सी बात तो ये सबसे बड़ा है। दूसरा कि आज की समस्याएँ बदल रही हैं। जब आज की समस्याएँ बदल रही हैं, तो साइंस को भी थोड़ा इवॉल्व करना पड़ेगा। अब साइंस तो दूसरा मेरा प्रयास ये होता है कि कैसे हम आज की समस्याओं को एक नज़रिए से देख सकें और कैसे उस साइंस को यूज़ कर सकें, आज की समस्याएँ सॉल्व करने के लिए। और तीसरा डेफ़िनिटली जो मैंने पहले भी बताई थी कि जो प्रोडक्ट है, जो ऑरा बेस्ड प्रोडक्ट है उसमें, कि वहाँ मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। तो तीसरा एरिया होगा जो एक्सपेंशन प्लान है। बहुत बढ़िया सर, मतलब हम तो एस्ट्रोलॉजी पे बात कर रहे थे, बिज़नेस पे पहुँच गए, काफ़ी मज़ेदार रहा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया और ख़ास करके जो आपने हेयर कट्स और इनकी बात करी ना, वो बहुत नॉलेजेबल था, मतलब मेरी हमारी ऑडियंस तो है, वो इंटरेस्टेड होने वाली है बहुत ज़्यादा इसमें। बस आपसे जानना चाहूँगी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ग्रेट, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर थैंक हमारे यू सो साथ मच। जुड़ने के लिए और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।